हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने जो 31 तारीख को अपने नीट का पेपर हुआ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर सिलेबस था आपका डी एंड एफ ब्लॉक, उसके अलावा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें जैसे जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया विच ऑफ फॉलोइंग लैंथेनॉइड गिवन बिलो इज मोस्ट स्टेबल इन डाइवेलेंट फॉर्म। ठीक है, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता ही है यूरोपियम का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका होता है जिनोन। ठीक है, जिनोन, उसके अलावा 6s2 और 4f7। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जब इसके s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उसके पास f में 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस वजह से यूरोपियम का जो +2 कन्फिग्रेशन होगा वो इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन एलिमेंट। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए ऑब्वियस ही बात है उसके पास पार्शियल फील्ड डी सब सेल होना चाहिए। ठीक है, मतलब डी में 0 से लेके 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आपका ये वाला जो केस है ये साफ साफ बता रहा है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन बनने के बाद डी में 2 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा, पार्शियल फील्ड डी होना चाहिए था, इसमें पार्शियल फील्ड डी है आपके पास। ठीक है, उसके बाद ऑफ द आयंस Zn2+, निकल 2+, क्रोमियम 3+। ठीक है, इनमें कौन सा कलर्ड है ये पूछ रहा है। तो Zn2+ का जो कन्फिग्रेशन है वो D10 कन्फिग्रेशन है, निकल +2 का जो कन्फिग्रेशन है वो D8 कन्फिग्रेशन है, क्रोमियम 3+ का जो कन्फिग्रेशन है वो D3 है। तो ऑब्वियस ही बात है इनके पास पार्शियल फील्ड डी है और डी ट्रांजिशन के लिए पार्शियल फील्ड डी होना चाहिए। तो यहाँ पे निकल +2 और क्रोमियम 3+ का जो सॉल्यूशन होगा वो कलर्ड फॉर्म में होगा और Zn+2 का जो होगा वो कलरलेस होगा। तो ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट इन जो भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में आपको इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा है। ठीक है, पहली बात तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होता है, वैसे तो कोबाल्ट जो है उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती थी, +2b और +3b, लेकिन क्लास में बताया हुआ है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से इसका जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोबाल्ट +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोबाल्ट +3 का जो है वो 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और कोबाल्ट +2 का 4 और 6 दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को देखते हुए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आइडिया लगा सकते थे +2 है। और कोबाल्ट अगर +2 फॉर्म में है तो कोबाल्ट +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा तुम्हारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आर्गन। कोबाल्ट +2 फॉर्म में बात कर रहा हूँ। और S वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकल चुके होंगे और D में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और SCN-। ठीक है, थायोसाइनेट आयन एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, नहीं ये नहीं चाहिए, ये वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है तो इस वजह से यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं, और पेयरिंग नहीं होगी तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 के बराबर ही रह जाएंगे। और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो √15 के बराबर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, among the following series of transition metal ions the one where all metal ions have 3d2 electronic configuration। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसको डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तुम खुद कर सकते हो। उसके बाद 51, पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट इन न्यूट्रल फेंटली अल्कलाइन एज वेल एज इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये तो आपको ये भी क्लासरूम का नॉर्मल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में MnO4- जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट होता है जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में ये कन्वर्ट होता है MnO2 में। ठीक है, और अगर नॉर्मल अल्कलाइन मीडियम है या फेंटली अल्कलाइन मीडियम है तो फेंटली अल्कलाइन मीडियम में भी ये MnO2 में कन्वर्ट होता है। हाँ, वो अलग बात है कि स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम के अंदर ये MnO4 में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम अगर होता है यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये MnO4 में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम नहीं दिया है, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो फेंटली अल्कलाइन मीडियम दिया है। इसलिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये MnO2 रहेगा और एसिडिक मीडियम के करस्पॉन्डिंग ये Mn2+ रहेगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर होगा। उसके बाद बोला है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लास में बनवाई गई है और आप सब लोगों को आती भी होगी इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्रोमियम डबल बॉन्ड O, O-। ठीक है,
और इसके बीच में आपका एक क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड रहेगा, फिर आपका ये O- रहेगा, ठीक है। तो इसमें बोला जो पहला स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को देखो, देयर इज क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड जो है वो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड नहीं है, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड है, और ना ही यहाँ पे कोई परोक्सी लिंकेज है, ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया 53 में K2Cr2O7 चेंजेस फ्रॉम रेड ऑरेंज टू लेमन येलो ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH, ठीक है। तो ये येलो में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और रेड फॉर्म से येलो में कन्वर्ट हो रहा है, ऑरेंज रेड से, ठीक है। तो ऑरेंज रेड फॉर्म से ये येलो में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, बार बार बताया हुआ है कि ये जो डाइक्रोमेट आयन होता है, ये डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जब आप इसको बेसिक मीडियम में करते हो तो बेसिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम रहता है इनके बीच में, ठीक है। और बेसिक मीडियम में ये क्रोमेट आयन की तरफ रहता है इक्विलिब्रियम, और एसिडिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट की तरफ रहता है। इसका जो कलर है वो रेड ऑरेंज है ही है, ठीक है। और हाँ भाई, तो इसका जो कलर है वो रेड ऑरेंज है, ठीक है, और इसका जो कलर है वो येलो कलर है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो येलो में जो कलर का चेंज हो रहा है वो इस रिएक्शन की वजह से हो रहा है, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे भी इसका जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा द कन्वर्जन ऑफ डाइक्रोमेट टू क्रोमेट आयन। उसके बाद बोला गया 54 में कि उसका ग्रुप भी सेम है और सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो ग्रुप सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए ये जो आपका एक्टेनाइड या लेंथेनाइड होता है, ठीक है, ये लेंथेनाइड या एक्टेनाइड होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो ग्रुप थर्ड होता है आपका, ठीक है, ये जो ग्रुप नंबर थर्ड होता है, इसमें आपका स्कैंडियम आ जाता है, स्कैंडियम के नीचे एट्रिबियम आ जाता है, इसके नीचे आपका ये लेंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक पूरा आता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्टेनियम से लॉरेंसियम तक पूरा आता है, ठीक है। तो ये लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक के जितने एलिमेंट्स हैं, भले इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे ये सबका जो ग्रुप नंबर होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज का अगर एटॉमिक नंबर का सीरीज सीक्वेंस होता या एक्टेनाइड सीरीज का सीक्वेंस होता, तो इन सब का जो ग्रुप नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 68, 69, 70, 71 ये सारे लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, और सबका ग्रुप नंबर जो है वो थर्ड है, यानी सेम ग्रुप के हैं और सेम पीरियड के हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये एक जर्नल एग्जाम्पल है, जर्कोनियम और ऑफनियम का जो साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, या जर्कोनियम +2 और ऑफनियम +2 का जो साइज सेम रहता है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रहता है। उसके बाद 56 देखो, द मेन रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाई एक्टेनाइड्स। तो ये क्लास के अंदर मैंने बार बार बोला है कि एक्टेनाइड्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, जबकि लेंथेनाइड ऐसा नहीं करते हैं, और उसका रीजन मैंने बार बार बोला है, ठीक है। लेंथेनाइड्स में 4f का जो एनर्जी डिफरेंस होता है 6s और 5d के साथ, ठीक है, ये डिफरेंस ज़्यादा होता है, और ज़्यादा डिफरेंस की वजह से 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6s और 5d वालों के साथ मिलजुल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है। जबकि एक्टेनाइड में यही आंसर या यही एक्सप्लेनेशन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका 5f है, 5f का जो एनर्जी डिफरेंस होता है 7s और 6d के साथ, ठीक है। तो 7s और 6d के साथ जो 5f का एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता है, और कम होता है इस वजह से 7s और 6d के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ साथ 5f के ऑर्बिटल्स भी मिलजुल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लार्ज नंबर में होती है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है साफ साफ लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d, ठीक है, यही चीज़ 5f एंड 6d का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, और 4f और 5d का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है। ज़्यादा डिफरेंस की वजह से उसमें वेरिएबिलिटी नहीं आ पाती, कम डिफरेंस की वजह से उसमें वेरिएबिलिटी आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 57, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो बहुत क्लियरली आपको बताया हुआ है, ठीक है, लेंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक जब आप अलोंग द ये लेंथेनाइड सीरीज जाते हो, ठीक है, तो लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक कंटिन्यूसली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होती है,
ठीक है। तो ये एक क्लियर, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन जैसा भी कुछ नहीं है, एक क्लियर और एक रेगुलर ट्रेंड है, ठीक है, कंटिन्यूस ट्रेंड है अलोंग द लेंथेनाइट सीरीज या अलोंग द एक्टेनाइट सीरीज भी, ठीक है। लेंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक लगातार एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो घटेगी, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जेड स्टार की वैल्यू बढ़ रही होती है, और वही पुअर सील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ जेड स्टार इफेक्टिवली बढ़ता है, ठीक है। तो जेड स्टार बढ़ने की वजह से आपका एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड घटता है। तो लेंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड है या ऑक्साइड है, ठीक है, और ल्यूटेटियम का जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड है, तो लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, ल्यूटेटियम का जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड है वो लेस बेसिक होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर आपसे नोट करेक्ट पूछा है, इसमें लेंथेनम का जो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है सॉरी, इस हाइड्रोक्साइड को लेस बेसिक बताया, जबकि लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, ल्यूटेटियम का हाइड्रोक्साइड जो वो लेस बेसिक होगा। उसके बाद इसमें बोला गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट यूज्ड टू एसिडिफाई KMnO4 सॉल्यूशन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ फेरस एंड ऑक्जिलेट आयन, ठीक है। तो फेरस आयन या ऑक्जिलेट आयन को जब हम KMnO4 के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं तो KMnO4 जो है वो इन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, और इनके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है कि टाइट्रेशन के दौरान मीडियम को एसिडिफाई वगैरह करना होता है, क्लास में मैंने इसका ये एग्जाम्पल लिया हुआ भी है, ठीक है। तो KMnO4 को जब आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो सॉरी मीडियम को एसिडिफाई करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हो सकते थे, एक HCl हो सकता था, एक HNO3 हो सकता था, एक H2SO4 हो सकता था, ठीक है। तो मैंने क्लास में बताया हुआ ना तो हम HCl को यूज़ कर सकते ना हम HNO3 को यूज़ कर सकते। HCl को यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका HCl होता है इसको जब KMnO4 के साथ लिया जाएगा तो ये ना केवल मीडियम को एसिडिफाई करेगा बल्कि KMnO4 के साथ रिएक्ट भी कर लेगा, और रिएक्ट करके ये Cl2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। और Cl2 गैस लिबरेट करेगा, तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पे मीडियम को एसिडिफाई करने के लिए HCl को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने काम से हटके एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि आपका सारा रिजल्ट बिगाड़ देगा, ठीक है। HNO3 हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि KMnO4 की तरह HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद फेरस आयन या ऑक्जिलेट आयन से रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसे केस में मेनली जो एसिड यूज करते हैं एसिडिफाइंग एजेंट की फॉर्म में, सॉरी एसिडिफाइंग एजेंट की फॉर्म में वो H2SO4 को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसमें बोला गया है कॉपर सल्फेट को हीट करने से इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ये एक मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट है, ठीक है। 250 डिग्री सेल्सियस पे जब आप कॉपर सल्फेट को हीट करते हो तो ये कम्प्लीटली एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑल 5 H2O मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल कॉपर 2+ आयन। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसकी नॉलेज बार बार 11th से ही दी जाती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले को हम लोगों ने कई बार एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इसका फॉर्मूला सही से अगर लिखना जाएगा तो ये CuH2O4, ठीक है, सल्फेट डॉट H2O लिखा जाएगा, ठीक है, जिसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये जो तुम्हारा 4 वाटर मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर स्क्वायर बॉक्स का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5 H2O का सही फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड आंसर, इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसके बाद बोला गया है कि कौन से मेंबर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लास में ये भी कवर किया हुआ पॉइंट है, ठीक है। पूरा आपका स्कैंडियम से लेके, ठीक है, जिंक तक की सारी वैल्यूज को आप देखोगे तो आप देखोगे एनसीईआरटी में स्कैंडियम के नीचे तो कोई वैल्यू ही नहीं दी है, क्योंकि स्कैंडियम +2 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, केवल +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बाकी टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। हाँ भाई, तो कॉपर और जिंक, तो केवल कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है कॉपर +2 से कॉपर प्लस के अंदर ये +0.34 है। इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप लोगों ने ये डाटा कई बार देखा होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर मैंने बोला है और आप लोग करके भी जाओगे, वहाँ पे 2 टाइप के पोटेंशियल दिए हुए हैं, एक तो +2 से 0 में, ठीक है, यानी ये वाला पोटेंशियल दिया हुआ है E0 ऑफ M2 + 2M डी ब्लॉक में, ठीक
ठीक है, और एक आपका दिया हुआ है ई नोट ऑफ M3+2 M2+। इन दोनों पोटेंशियल वैल्यूज़ को थोड़ा एनालाइज करना है। एनसीईआरटी का वो एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में इसका डाटा है, ठीक है। तो इस डाटा को आपको एनालाइज करना है और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है इस डाटा को। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर द रिएक्शन। रिएक्शन इन्होंने दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे पर मैग्नेट आयन जो है, पर मैग्नेट आयन और MnO2 में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बोला गया है कि इसमें अगर हम OH- को अगर यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, OH- को रिमूव करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम लीच-एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड जाएगा। अब OH- को रिमूव करने के लिए एज ए एसिड हम लोग यूज तो HCl को भी कर सकते, लेकिन यहाँ करना नहीं है। उसका कारण वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, HCl जो है वो KMnO4 से रिएक्ट करने की औकात रखता है, ठीक है। इसलिए अगर HCl यूज करोगे तो वो इसमें ना केवल OH- को हटाएगा बल्कि इन लोगों के साथ भी रिएक्ट करेगा। ये जो SO2 है, ये SO2 जो है ये भी अपने आप में MnO4- के साथ ऑक्सीडाइज होता है। अभी ये +4 में है और इसके साथ रिएक्शन करके ये +6 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। KOH तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो OH- ऐड करेगा जो रिएक्शन को रिवर्स भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा एसिड यूज करना है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी ना करे, खुद ऑक्सीडाइज भी ना हो। तो यहाँ CO2 को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसका काम केवल OH- को हटाना रहेगा। CO2 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, जैसे SO2 +4 से +6 में जा सकता है। कार्बन के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही ऑलरेडी +4 है, तो ये और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो CO2 केवल OH- हटाने का काम करेगा, जबकि SO2 और HCl जो है वो इन लोगों के साथ रिएक्शन करने का काम भी करेंगे, ठीक है। इसलिए ये दोनों भी यूज़ नहीं हो सकते और KOH तो यूज़ करना ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 62 है वो आपका क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 62 में क्लियरली आप लोगों को करवाया हुआ है कि जितने ये लेंथेनम जो हैं, जितने सारे के सारे जो लेंथेनम सीरीज से बिलोंग करते हैं, लेंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक, ठीक है। इन सब का मैंने डायरेक्ट एक साइज ऑर्डर लिखवाया था, लेकिन यूरोपियम पे आके मैंने जो है इसमें एक पीक दिखाई थी, ठीक है। यूरोपियम का जो साइज होता है वो इवन लेंथेनम से भी, LA से भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो लेंथेनाइड होता है एटॉमिक रेडियस के मामले में वो यूरोपियम होता है, EU होता है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुमने यही आयनिक रेडियाई का प्लॉट किया होता, लेंथेनम +3 का प्लॉट किया होता, तो लेंथेनम +3 के मामले में लगातार कंटिन्यूसली जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा होता है। इवन यूरोपियम +3 का साइज भी इसी ऑर्डर में लगातार सीक्वेंस में डिक्रीज हो रहा होता, ठीक है। लेकिन जब एटॉमिक रेडियाई की बात आ रही है, आयनिक रेडियाई की नहीं, ठीक है, वहाँ Ln+3 की बात हो रही है, यहाँ नॉर्मल एटॉमिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई की बात हो रही है, ठीक है। तो उस केस में EU का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्लास वगैरह में अच्छे से लिखवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं। हाँ भाई, तो इनको मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू के साथ रिलेट करना है। तो कोबाल्ट +3 जो है उसका D6 कन्फिग्रेशन होगा, सॉरी, इसका D6 कन्फिग्रेशन होगा, इसका D3 कन्फिग्रेशन होगा, इसका D5 कन्फिग्रेशन होगा, इसका जो है D8 कन्फिग्रेशन होगा। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 4 होगी, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 3 होगी, इसके पास 5 होगी, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो इनको उसी के हिसाब से कंपेयर कर लो, ठीक है। 4 वाले का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √24, 3 वाले का हो जाएगा √15, ठीक है, ये √24 से कंपेयर हो रहा है। 5 वाले का हो जाएगा √35 और 2 वाले का हो जाएगा √8। बाकी अपना उस हिसाब से मैच कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 जो है यहाँ पे वो क्लियरली एनसीईआरटी की जो एक पैराग्राफ है, 1-2 बीच में, उसकी क्लियर कट स्टेटमेंट उठा के बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेंथेनाइड्स आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो ये लाइन एनसीईआरटी में क्लियरली दी हुई है। उसके बाद in their chemical behavior earlier member of lanthanide series are quite reactive similar to calcium but increasing atom number they behave more towards like aluminium। तो ये भी उसी एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पहले हाफ में लैंथेनाइड सीरीज का जो शुरुआत वाला हाफ होता है उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कैल्शियम की इक्विवेलेंट होती है, और जब नेक्स्ट हाफ में मूव करते हो तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम की इक्विवेलेंट हो जाती है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की वजह से। उसके बाद ये जो मिसमैच मेटल अलॉय है
क्लास में बताओ, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट ही है। उसमें जो लैंथेनाइड्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो 95% होता है, और जो आयरन होता है वो 5% होता है, और उसके अलावा बाकी थोड़ा वो सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह रहते हैं ट्रेसिस अमाउंट में, ठीक है। उसके अलावा जो ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है, लैंथेनाइड्स आर लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ये गलत स्टेटमेंट है। ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये लोग लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में नहीं आते हैं, ठीक है। बताया ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है इनडायरेक्टली, ठीक है। कैल्शियम या एल्यूमिनियम जो है वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में आते हैं, इसका मतलब ये लोग भी जो है वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, ना कि लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बाकी आपका पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद बोला लैंथेनाइड्स हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, कि समरियम जो है वो स्टील हार्ड भी है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट भी है लैंथेनाइड के अंदर, ठीक है। तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं ये, ठीक है। तो लैंथेनाइड्स सीरीज में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका समरियम का है, एसएम का है, ठीक है। उसके बाद Mn+2 से Mn का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्रोमियम+2 से क्रोमियम के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, जहाँ तक मुझे वैल्यूज़ का ध्यान है, ठीक है। Mn+2 से Mn का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वही जो मैं कह रहा था, एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में +2 से 0 और +3 से +2 वाला डाटा दिया हुआ है, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। ये वैल्यू +1.18 के अराउंड होती है। हाँ भाई, और ये जो क्रोमियम 2+ से क्रोमियम की जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू 0.90, ये कुछ हो जा रहा है यार, ये वैल्यू जो है ये 0.90 के अराउंड है, ठीक है, और ये ऊपर वाली वैल्यू 1.18 के अराउंड है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि ये वैल्यू जो है, अच्छा Mn+2 से Mn वाली, हाँ यहाँ पे मैं माइनस लगाना भूल गया, माइनस में, ठीक है। तो Mn+2 से Mn वाली जो वैल्यू है वो -1.18 है, ठीक है, और क्रोमियम+2 वाली जो वैल्यू है वो -0.90 है, मतलब Mn वाली जो वैल्यू है वो मोर नेगेटिव है, ठीक है। और इसका कारण बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जब आप लोग इस पोटेंशियल को कंपैरिजन करते हो तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी का रोल आता है। हाँ, एक्चुअल जो एक्सप्लेनेशन दिया जाना चाहिए था वो तो इस फॉर्म में दिया जाना चाहिए था कि मैंगनीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो आप सम करोगे, ठीक है, ये सम क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के सम से कम आता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है 1 और 2, ठीक है, इसका सम क्रोमियम के 1 और 2 की आयनाइजेशन एनर्जी के सम से कम आता है। क्रोमियम की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, ये मैंगनीज की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और क्रोमियम की क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए आप उल्टा सोचो, क्रोमियम +1 से +2 में जाना उतना ही मुश्किल होगा, यानी इसका इनडायरेक्ट मतलब हो गया कि क्रोमियम +2 से क्रोमियम +1 में आना रिलेटिवली आसान होगा। ये नेगेटिव वैल्यू का मतलब है, लेस नेगेटिव का मतलब है कि ये आसानी से आ रहा है, ऊपर वाले का मोर नेगेटिव होने का मतलब है कि ज़्यादा मुश्किल से आ रहा है, ठीक है। तो मैंगनीज जो क्रोमियम +2 से जब +1 में जाता है, ठीक है, तो क्रोमियम +1 से उल्टा बोलेगा, क्रोमियम +1 से जब +2 में जाता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, ठीक है, क्योंकि क्रोमियम +1 का के पास एक हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है, और हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से क्रोमियम +1 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D5 होगा, ठीक है, S वाला इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, D के अंदर 5 होंगे और इसकी वजह से इसका जो नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो हाई होगी, इसीलिए +1 से +2 में जाने की इसकी टेंडेंसी कम रहेगी और +2 से +1 में वापस आने की, रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसकी रिलेटिवली ज़्यादा रहेगी इसके मुकाबले, मैंगनीज +2 के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो इस सेकेंड आंसर में है। हालांकि एक्चुअल एक्सप्लेनेशन जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, फर्स्ट और सेकंड के सम पे बात होनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी का एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स की ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स डिनोट की हुई है, बताई हुई है, ठीक है। तो निकल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो CCP है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो चलो उसके बाद तो ऑर्गेनिक के इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप NaNO2 प्लस HCl लोगे तो यहाँ से डाइजोनियम क्रिएट होगा, ठीक है। जब आप CuCl2 के साथ उसको हीट करोगे तो यहाँ पे डाइजोनियम में वो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लोरोबेंजीन को जब आप लोग NaOH 623 और 300 ATM प्रेशर पे जब रिएक्ट कराते हो तो ये NCERT की रिएक्शन है, जो मैंने खुद डिस्कस किया था एक पुराना पेपर, उसके अंदर भी बार बार उसी के क्वेश्चन आ भी रहे थे, एल्काइल एलाइड और एराइल एलाइड वाले चैप्टर में, ठीक है। तो पहली बात, इस वाले पार्ट से, इन ऊपर वाले दोनों पार्ट से आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और इस रिएक्शन की वजह से ये जो क्लोरोबेंजीन है ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट होने वाली जो रिएक्शन NCERT में है एराइल एलाइड वाले चैप्टर में, उस ये रिएक्शन है थर्ड। तो आपका इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिनॉल बनेगा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए मोस्ट रिएक्टिव होने के लिए उसमें जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेंगे वो उतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग होगा, ठीक है। और तुम देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है। तो OH ग्रुप की प्रेजेंस से इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के मामले में। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है C3H9N, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड गिव एन एल्कोहल। तो इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइन रहा है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी अमाइन है। उसके बाद इसमें बोला गया है एन वार्मिंग विद CHCl3 एंड कास्टिक पोटास गिव C, ठीक है, विच ऑन रिडक्शन गिव आइसोप्रोपाइल मिथाइलमाइन। तो आइसोप्रोपाइल मिथाइलमाइन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल मिथाइलमाइन। पहली बात, आइसोप्रोपाइल वर्ड बोला है, तो आइसोप्रोपाइल वर्ड का मतलब यही है कि ये जो है बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो 3 कार्बन की ये जो चेन होगी उसमें इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल बोला जाता है, ठीक है। और आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ पे दोबारा बना दे रहा हूँ इसको। हाँ भाई, तो यहाँ पे तुम्हारे पास CH3 और यहाँ पे CHNH और CH3 है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जब यहाँ पे तुम लोगों ने CHCl3 से इसको जब रिएक्ट करवाया तो आपको पता है कि जो RNH2 होता है इसको जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करवाया जाता है बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है, तो तुम्हारे पास RNC बनता है और RNC मिलता है। और जब इसको रिड्यूस करा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बोला गया रिडक्शन, ठीक है, तो इसको रिडक्शन कराया जाएगा। तो रिडक्शन कराने से यहाँ पे RNHCH3 मिलता है। तो इसका मतलब ये जो NHCH3 वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे पहले NC बना होगा और NC से पहले यहाँ पे NH2 रहा होगा, ठीक है। तो NH2 रहा होगा तो इसका मतलब इसको बनाने के लिए जो रिएक्टेंट रहा होगा वो CH3 CH और NH2 रहा होगा। पहला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो ये तो बहुत क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे बस डाइजोनियम वाले पार्ट को हटाया गया है और डाइजोनियम को हटाने के लिए हम लोग 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, या तो C2H5OH यूज़ करते हैं, इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं, या H3PO2 यूज़ करते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए बेंजीन में, ठीक है। तो इसका क्लियर आंसर जो है वो थर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आपका जो NCERT में डाई फॉर्मेशन को लेके जो टॉपिक है ये आपके नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो अलग अलग कलर दिए हैं डाई के, उसके करस्पॉन्डिंग जो मीडियम मेंशन किया हुआ है एसिडिक बेसिक मीडियम, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रख के जाना है। एनिलीन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बाई चांस लिखा भी है, एनिलीन के करस्पॉन्डिंग स्लाइटली एसिडिक मीडियम यूज़ किया जाता है और जब यही डाई फॉर्मेशन फिनॉल के साथ करवाया जाता है तो वहाँ स्लाइटली बेसिक मीडियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक में नहीं हो रहा, स्लाइटली एसिडिक में हो रहा है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो NCERT में क्लियरली दी हुई है। ये एक येलो कलर की डाई बनती है तुम्हारे पास, ठीक है। तो डाई फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है NCERT का वो बहुत अच्छे से आप कवर करके जाओ, ठीक है। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं उस रिएक्शन को। उसके बाद देखो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, तो बहुत क्लियर पॉइंट है। एंड ये जो CH3 है ये +H इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। NO2 जो है वो -I -R इफेक्ट लगाएगा। इसको मैं
इन जनरल अपने जहाँ भी क्लास में ऑर्गेनिक बताता हूँ पढ़ाता हूँ उसमें इसको दानव ग्रुप का नाम देता हूँ, ठीक है। तो दानव ग्रुप जो भी होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग -I -R लगाने वाले ग्रुप होते हैं, वो एसिड बेसिक स्ट्रेंथ घटाने का काम करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। CH3 ग्रुप जो प्लस इफेक्ट लगा रहा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और ये जो है ये बीच में रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक आपका थर्ड होगा, फिर आपका फर्स्ट होगा, फिर आपका सेकंड होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर जो बनेगा वो थर्ड आंसर बनेगा। अच्छा, उसके बाद बोला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी NCERT के स्टेटमेंट, NCERT का ही एग्जाम्पल ही है, ठीक है। NCERT में तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना है, अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड में तुम्हें नंबर याद रखना है 2130, मतलब सेकेंडरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर प्राइमरी अमाइन की होगी, फिर टर्सरी अमाइन की होगी, और 0 का मतलब मेरा मतलब है अमोनिया अगर साथ में कंपैरिजन में दे रखा होता। यहाँ पे अमोनिया कंपैरिजन में नहीं दे रखा है इसलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो 213 नंबर से काम चल जाएगा। और अगर इथाइल दिया होता तो इथाइल में यही नंबर 2310 हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको मिथाइल दिया हुआ है, ठीक है। इथाइल के अंदर आपका सेकेंडरी के बाद टर्सरी आता है, टर्सरी के बाद प्राइमरी आता है, प्राइमरी के बाद अमोनिया आता है, ठीक है। ये 0 जो है वो अमोनिया के करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ। तो मिथाइल के करस्पॉन्डिंग आपका सेकेंडरी वाला सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी का नंबर आएगा, प्राइमरी के बाद टर्सरी का नंबर आएगा, इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट आंसर होगा ये एक्वस सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग। अगर यही सॉल्यूशन आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता या गैसियस फेज में अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की होती, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैसियस फेज के अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली टर्सरी की सबसे ज़्यादा होती, फिर सेकेंडरी की होती, फिर प्राइमरी की होती, ठीक है। वहाँ पे टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होता गैसियस फेज के अंदर या नॉन पोलर सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो ये गैसियस फेज के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट होता, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता। उसके बाद बोला गया नाइट्रेशन ऑफ एनिलीनियम इज इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। तो इसका बहुत क्लियर कारण है, ठीक है। एनिलीन जो है वो भले ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या NH2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इसके रिलेटिवली ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि एसिडिक मीडियम में इस NH2 ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है, ठीक है। और इसके प्रोटोनेशन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो NH3+ बनता है, NH3+ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो जाता है, प्लस ये मेटा डायरेक्टर ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट की वजह से ये मेटा डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मेटा प्रोडक्ट बनता है वो इसके ये जो एसिडिफिकेशन हुआ है या जो प्रोटोनेशन हुआ है NH2 ग्रुप का, ठीक है, उससे जो NH3+ बना है इसकी वजह से होता है, जो कि एक मेटा डायरेक्टर ग्रुप है, ठीक है। तो लिखा भी है इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंटेड एनिलीनियम आयन। तो इस एनिलीनियम आयन की वजह से इसका मेटा वाला प्रोडक्ट बनता है। द बेसिक करेक्टर ऑफ इथाइल डाईइथाइलमाइन ट्राईइथाइलमाइन क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। तो क्लोरोबेंजीन या गैसियस फेज में अगर दिया हुआ है तो उस केस में आपका टर्सरी की बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। क्लोरोबेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ, तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या ये गैसियस फेज अगर होता तो आपका टर्सरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की होगी, फिर प्राइमरी की होगी। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा, प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्सरी। अच्छा, विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट व्हेन C6H5CO NHC6H5। इसमें आप नोटिस करो दो जगह जो है बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप दो जगह है, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट होता है C+O वाला पार्ट, ठीक है, इसमें आप सबको पता होना चाहिए कि जब ये अमाइड ग्रुप जो है वो अगर इस वाले कार्बन एंड से जुड़ेगा तो कार्बन एंड से जुड़ेगा तो ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और नाइट्रोजन पे क्योंकि लोन पेयर है तो अगर यहाँ से बेंजीन जो जुड़ेगी वो एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये दो बेंजीन, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस वाले साइड से अगर आप देखोगे तो ये डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है, और ये एक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक्टिवेटिंग
एक्टिवेटेड रिंग जो है उसके ऊपर होगा, ठीक है। और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टरी भी होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थो भी है, तुम्हारे पास पैरा भी है, लेकिन ऑर्थो क्योंकि स्टेरिकली इंडेड है इतने बड़े ग्रुप की वजह से, ठीक है। तो स्टेरिक इंड्रेंस होने की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो एक्चुअली इस पोजीशन पे आएगा, इसके पैरा पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करवाया, नाइट्रेशन करवाया। नाइट्रेशन करवाया तो इस NH के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगना चाहिए, इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। यहाँ N वाली साइड से उसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद लिथियम, ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता, जबकि CN या C डबल बॉन्ड N जैसे ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो आपका ये जो C डबल बॉन्ड N है इसको तो ये CH2 NH2 में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। NH में यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ NH हो जाएगा, लेकिन ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसको वो रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए आपका जो आंसर है वो सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा कैसा रहेगा और यहाँ आपका CH2 और NH हो जाएगा रिडक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद 79th आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हो CONH2 से NH2 आ गया है, CHO के बदले में आपका COH आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही रहेगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की बात करें तो अगर हम लोग H2 प्लेडियम यूज़ कर ले पहले ही, तो H2 प्लेडियम तो भाई साहब CHO को पहले ही रिड्यूस कर देगा, CHO को रिड्यूस कर देगा CH2OH में, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है H2 प्लेडियम तो पहले यूज़ कर ही नहीं सकते, वो तो एल्डिहाइड को एसिड में बदलने के बजाय एल्कोहल में बदल देगा, ठीक है। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ये टॉलरेंस रिएजेंट है। टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है वो CHO को COOH में CO माइनस में कन्वर्ट करता है। बाद में अगर मीडियम को एसिडिक कर देते हो तो वो CO माइनस के बदले में आप उसे COH भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका काम हो जाएगा इसको COH में बदलने का, ठीक है। उसके बाद जो H2 प्लेडियम दिया हुआ है, H2 प्लेडियम जो है वो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। NCERT में दिया हुआ भी है कि आपका जो ये COOH ग्रुप होता है इसका डायरेक्ट ये जो प्लेडियम या निकल या प्लेटिनम वगैरह की प्रेजेंस में डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन नहीं होता है COH ग्रुप का, ठीक है। इसलिए COH ग्रुप जो है वो सेफ रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के हाइड्रोजनेशन की वजह से ये नॉर्मल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवा दी, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की वजह से बीच वाला CO गायब हो जाएगा और ये जो है ये NH2 ग्रुप के साथ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका जो फाइनल आंसर बन रहा है, यानी जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए वो सेकंड वाला सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये एनिलीन का एसाइलेशन है, ठीक है, जिसको आप लोग कई जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हो ये NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। क्योंकि ये NH2 ग्रुप एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होता है, प्रोटोनेट हो जाता है, जो अभी डिस्कस किए थे क्वेश्चन में। तो इसको रोकने के लिए हम लोग पहले इसका एसाइलेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगी पहले ये जो बनेगा यहाँ पे उसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये बेंजीन बनेगा, बेंजीन के ऊपर यहाँ NH होगा और NH के ऊपर ये Cl और ये H ये हट जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा, जिसको तुम एसाइलेशन ऑफ या एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम लोग CH3 AlCl3 यूज़ कर रहे हो, जो कि अब इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन करवाएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये, ठीक है। और ये सब्सटीट्यूशन इसके पैरा पोजीशन पे मेनली होगा, तो इसके पैरा पोजीशन पे जो है वो CH3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। बाद में ये जो आपने यूज़ किया है ये दोबारा से हाइड्रोलिसिस करने के पर्पज से यूज़ किया है, तो जब तुम लोग इस अमाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये वापस से NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मेन मकसद यही था कि पहले एनिलीन जो है वो या NH2 ग्रुप जो है वो डायरेक्ट AlCl3 से एसिड बेस रिएक्शन ना कर ले। ये बेसिक ग्रुप है, ये AlCl3 लेविस एसिड है, ये डायरेक्ट आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एनिलीन होता है वो डायरेक्ट फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन देता भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए पहले इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए एसाइलेशन करवा दिया जाता है। उसके बाद इसके पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप आ गया, उसके बाद दोबारा हाइड्रोलिसिस की वजह से ये दोबारा से NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो ये थर्ड आंसर हो जाएगा, NH2 रहेगा और उसके पैरा पोजीशन पे CH3 रहेगा। उसके बाद
यहाँ पे 81 में पहले आप लोगों ने इसके अंदर SnHCl यूज़ किया है। SnHCl का काम जो है वो नाइट्रो ग्रुप को एनिलीन में कन्वर्ट करने का है, ठीक है। तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो गया, ये जो पार्ट है इससे ये डाइएजोनियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, बीटा नेफ्थोल क्या होता है, ठीक है। तो बीटा नेफ्थोल क्या होता है वो आपको पता रखना होगा। ये डाई फॉर्मेशन वाली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी में वो आपको आनी ही आनी चाहिए। यहाँ पे अगर OH होता तो अल्फा होता, यहाँ पे OH लगेगा तो बीटा होगा, ठीक है। तो फिनोल के साथ, एनिलीन के साथ या ये बीटा नेफ्थोल के साथ ये डाई फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उनके रिलेटिवली वो पैरा पोजीशन से करता है, ठीक है। और इसमें बीटा नेफ्थोल के करस्पॉन्डिंग जब ये डाई फॉर्मेशन करता है तो वो इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो ये जो OH के बीच में और इस बेंजीन रिंग के बीच वाला जो कार्बन पड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर आपका डाई फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये ऐसा ऑप्शन कहाँ है, यहाँ थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। आप देख सकते हो बीटा वाला OH, ये बेंजीन, और बीच में जो कार्बन पड़ेगा उस कार्बन के ऊपर जो है डाई फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसमें ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ठीक है। और एनिलीन के साथ जो बनी थी वो येलो कलर की मिली थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिसिंग है, जैसा भी हो 82 देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद NH3 गिव्स B, on heating B gives C. C in presence of KOH reacts with Br2 to give CH3 CH2 NH2। अच्छा, ये रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है कि ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसका मतलब इस रिएक्शन से पहले जो आपका रिएक्टेंट रहा होगा, इससे जस्ट पहले वो CH3 CH2 CONH2 रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके B दे रहा है और B जो है वो C दे रहा है। तो इसका क्लियर जो आंसर आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो वो ये थर्ड आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब आप नॉर्मल अमोनिया जब लोगे, ठीक है, तो केवल अमोनिया जब लोगे तो यहाँ पे इसका सोल्ट बनेगा, यहाँ पे इसका सोल्ट बनेगा। ये मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। CH3 CH2 COO- NH4+, ये इसका सॉल्ट बनेगा, ठीक है। जब आप इसको हीट कर देते हो तो हीट करने से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से ये CH3 CH2 CONH2 इसमें कन्वर्ट होगा, इस अमाइड में, ठीक है। और ये जो अमाइड है आपका, ये अमाइड फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन देगा, जिसकी वजह से ये आपको CH3 CH2 और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे इन द रिएक्शन, ठीक है, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज़ किया गया है। और एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो जो मैं अभी बात कर रहा था असाइलेशन की, ठीक है। तो ये असाइलेशन करवाने का काम करता है, ठीक है। असाइलेशन आपका एनहाइड्राइड के साथ भी होता है और एसिड हैलाइड के साथ भी होता है, इसके साथ भी ये असाइलेशन होगा। उसके अलावा अगर आप लोग CH3 COCl यूज़ किए होते तो उसके साथ भी होता। अब इससे जस्ट ऊपर वाले रिएक्शन में इसी को यूज़ किया था, CH3 COCl को, इसमें इसको यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन असाइलेशन जो होगा वो NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप का होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अमाइन ग्रुप है, जबकि ये जो है ये अमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो क्रॉस कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती कि उस पर अटैक कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल NH2 है जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ से ये अटैक करता है उसके ऊपर, ठीक है। और इस अटैक की वजह से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करते हुए ये यहाँ जाते हुए बाद में वापस ये ग्रुप निकल जाता है। तो असाइलेशन जो होगा वो इस मोर बेसिक ग्रुप का होगा, इस NH2 ग्रुप का होगा, इस वाले NH2 ग्रुप का नहीं होगा। इसलिए जो आपके ऑप्शन बन रहे हैं उन ऑप्शन से मैच कर लो, ठीक है। इस यहाँ पे आपका आंसर हो जा रहा है ये वाला फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन का असाइलेशन होगा, इस वाले नाइट्रोजन का असाइलेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन एलिनिन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इज परफेक्ट विद आयरन स्क्रैप्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज, ठीक है। तो जब आप लोग जब रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका PHNO2 है, ठीक है। इसको जब तुम आयरन प्लस HCl से रिएक्ट कराते हो तो रिएक्ट कराने से ये PHNH2 बन जाता है, ठीक है, प्लस साथ में FeCl2 बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो FeCl2 बनता है ये FeCl2, ठीक है, फेरस आयन जो होता है ये आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में आपको पढ़ना मतलब पढ़ाया भी जाता है।
फेरस आयन जो होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है, और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेगा तो वाटर के साथ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करने की वजह से ये सॉल्यूशन में वापस से H+ जनरेट करता है, ठीक है, या कह दो कि ये जो FeCl2 है वो इसका H+ और ये Cl- इनडायरेक्टली HCl जनरेट करता है, ठीक है, और HCl जनरेट करता है तो हाइड्रोलिसिस की वजह से जो HCl बनता है वो इस रिएक्शन को फिर और फर्दर यही HCl दोबारा यहाँ पे यूज हो जाता है रिएक्शन में, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, दोनों सही है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट 2 जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस से जो HCl बनेगा वो दोबारा से इस रिएक्शन को आगे प्रमोट करेगा। उसके बाद 85 एनिलीन डज नॉट गो गिव फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये तो अभी एक क्वेश्चन के बीच में मैंने बोला भी था कि एनिलीन में NH2 ग्रुप जो है वो बेसिक ग्रुप है और AlCl3 जो एक लेविस एसिड है उसके साथ डायरेक्ट एडक्ट बना लेता है, इसलिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है एनिलीन, ठीक है। उसके बाद बोला है एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है, तो ये जो गैब्रियल सिंथेसिस होती है उसमें आपका एक स्टेप आता है जिसपे नाइट्रोजन पे जो माइनस चार्ज हाँ इस टाइप से एक बीच का स्टेप आता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और बीच में नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा गैब्रियल सिंथेसिस का जब तुम ओवरऑल सारे स्टेप फॉलो करोगे। उसके बाद जो ये R पे जो माइनस आता है, N पे जो माइनस आता है वो एल्काइल हैलाइड पे अटैक करते हुए इस Cl को निकालता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, ठीक है, अब अगर तुम्हें एनिलीन बनाना है तो आपको क्लोरोबेंजीन यूज करना पड़ेगा RCl के बदले में, और क्लोरोबेंजीन पे ना तो SN1 रिएक्शन पॉसिबल है ना SN2 रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ डायरेक्ट जो N- है वो इस पे अटैक करके Cl- को हटा नहीं सकता, क्योंकि क्लोरीन और बेंजीनिंग जो है वो आपस में रेजोनेंस में होती हैं और यहाँ पे क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, तो इस वजह से जो नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड पे जो सब्सटीट्यूशन देखने को मिलता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर यानी विनाइलिक कार्बन के ऊपर और एराइलिक कार्बन के ऊपर ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो केस है ये आप लोग इसको एनिलीन को जो है गैब्रियल सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें RCl के लिए आपको जो है क्लोरोबेंजीन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसकी स्टेटमेंट जो 1 है डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये सही है, एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम गैब्रियल सिंथेसिस ये गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे बोला है 4 नाइट्रोटोल्यूइन है और इसको 2 ब्रोमोटोल्यूइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये आपका टोल्यूइन है, ठीक है, CH3 और नाइट्रो है वो फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और इसको जो कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट करना है, यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ 2 ब्रोमोटोल्यूइन में, तो ये तुम्हारा टोल्यूइन और इसके इस पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स बताए गए हैं, ठीक है। पहली बात NaNO2 और HCl को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे Br2 तो दिया हुआ है, लेकिन Br2 देने के साथ साथ यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ठीक है, Br2 देने के साथ साथ ये FeBr2 देना चाहिए था, ठीक है, Br2/Fe लगा के दिया होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ब्रोमिनेशन करवाने के लिए डायरेक्ट Br2 लोगे तो ब्रोमिनेशन नहीं होगा, ब्रोमिनेशन के लिए तुम लोगों को Br2/ ये आयरन देना पड़ेगा, ठीक है, या FeBr3 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप पहले ये रिएजेंट लोगे तो इसमें Br आ जाएगा, ठीक है, फिर आप जब NaNO2 और HCl लोगे, अच्छा SnHCl जो आप लोगे, इस SnHCl की वजह से ये NO2 ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप जब H3PO2 के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो ये जो NH2 है, पहले बात NaNO2 HCl के साथ ये डाइजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और H3PO2 के साथ यहाँ पे जो डाइजोनियम ग्रुप है वो हटते हुए नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे आपका CH3 भी आ जाएगा और Br भी आ जाएगा। एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक जरूर हुआ है, यहाँ Br2 के साथ जो है वो आयरन दिया हुआ होना चाहिए था, ठीक है, तो ये थर्ड आंसर होगा इसका। अच्छा आपसे यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हुए हैं और इनमें से सिलेक्ट करना है, तो DNP टेस्ट दे रहा है, DNP टेस्ट बोला है ये कलर्ड प्रेसिपिटेट बना रहा है, मतलब इसका मतलब DNP टेस्ट पॉजिटिव DNP टेस्ट दे रहा है, और DNP टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए। आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन डाई नहीं बना रहा है, डाई फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, डीएक्टिवेटिंग एनिलीन वगैरह भी अगर रहेगी तो वो डाई ये टेस्ट नहीं दे, डाई फॉर्मेशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो
डीएनपी टेस्ट दे रहा है प्लस यहाँ पे आइडोहोम टेस्ट दे रहा है, तो आइडोहोम टेस्ट देने वाला तो इसमें और लोग है ही नहीं, यही केवल ऐसा है जो आइडोहोम टेस्ट देगा, ठीक है। तो आइडोहोम टेस्ट भी दे रहा है, इसमें सी डबल बॉन्ड होगा इसलिए डीएनपी टेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये डाई फॉर्मेशन नहीं कर रहा क्योंकि जो सी डबल बॉन्ड ओ है जो कि एक दानव ग्रुप में आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन जो है वो ये दानव ग्रुप में आते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग -I-R वाले में, तो वो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे जिसकी वजह से ये डाई फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर बनेगा 88 में, ठीक है। इन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन द अमाइन फॉर्म हैज़ 1 कार्बन लेस देन पेरेंट कार्बन, तो ये बात तो सही है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जब करवाते हो, ठीक है, तो ये जो आपका अमाइड ग्रुप है ये RNS2 में कन्वर्ट होता है, जिसको अभी हमने 1-2 रिएक्शन में यूज़ भी किया है, तो एक कार्बन इसमें कम हो जाता है। उसके बाद बोला गया एन मिथाइल एसिटामाइड अंडरगो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। एन मिथाइल लिखने का मतलब यही है कि जो आपका एसिटामाइड है, ठीक है, वो प्राइमरी अमाइड नहीं है बल्कि एक सेकेंडरी अमाइड है, यहाँ पे एन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, ठीक है, इस वजह से ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन दे नहीं सकता, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू में आएगा, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स में आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, इसका आंसर भी थर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बताया था एनिलीन के साथ वो डाई फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है NCERT का, वो बहुत अच्छे से कवर कर लेना, उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, मतलब कई बार क्वेश्चन आते हैं, आपके पास अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए आपको उसकी, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्लियरली एक डाई मतलब डाई है, ठीक है, लेकिन एनिलीन के साथ जो डाई बनती है वो मैंने बताया था येलो कलर की बनती है, ऊपर क्वेश्चन में भी उसका येलो कलर दिया हुआ था अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है। तो ये ऑरेंज डाई है, ये गलत है, इट इज़ येलो डाई। अच्छा कलर ही तो दिया है, तो कलर में तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा 89 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये कार्बिलमाइन रिएक्शन है, ठीक है, और कार्बिलमाइन रिएक्शन में सबसे पहले जो आपका A बनेगा वो PHNC बनेगा, ठीक है, और PHNC बनने के बाद इसको जब तुम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करोगे, ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करोगे तो ये PHNH CH3 बन जाएगा जी। इस स्टेप को मैं थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया ही था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो PHNH CH3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एंड प्रोडक्ट पूछा है, तो एंड प्रोडक्ट आपका क्लियरली A हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका ये पूरा पेपर जो है वो डिस्कस हो गया, बाकी अब नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, ठीक है।